नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेले। आइए सुनते हैं कहानी को। अनीता की शादी 5 साल पहले रवि के साथ हुई थी। उसके ससुराल में अनीता, उसका पति, सास ससुर, देवर और देवरानी रहते थे। अनीता की सास लता देवी और रवि की सौतेली माँ थी। रवि जब 2 साल का था तभी उसकी माँ चल बसी थी। 6 महीने के अंदर ही रवि के पिता ने दूसरी शादी कर ली, लता जी के साथ कर ली थी, जिनसे उनका अपना एक बेटा है। माँ ने रवि को कभी अपना बेटा नहीं माना और ना ही अनीता को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। उनकी नज़रों में वो दोनों ही उस परिवार पर घर में बोझ थे। लता जी के लिए बस उनका एक ही बेटा और बहू है। लता जी अपनी बहू से कोई भी काम नहीं करवाना चाहती थी। बहू पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बस खाती पीती रहती थी। लता जी ने कभी अपनी बहू से एक गिलास पानी तक नहीं मांगा था और अनीता पूरे दिन घर में यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, और पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और पूरे परिवार के कपड़े भी अनीता ही धोती थी। इतना कुछ करने के बाद भी लता जी कभी भी अनीता से प्यार से बात नहीं करती थी। वो तरस जाती थी कि कभी वो मुझे अपनी बहू करके भी बुलाएगी, लेकिन उसने तो कभी उसका नाम ही नहीं लिया। उल्टा उसका नाम ही कलंकिनी रखा था। जब भी कोई काम होता था तो तुरंत कहते थे, अरे ओ कलंकिनी, कहाँ मर गई है। अनीता के लिए उनकी यही बोली थी। उनकी नज़रों में अनीता उनकी बहू तो नहीं थी, लेकिन एक इंसान भी नहीं थी। ना उसकी कोई भावना थी, ना उसकी कोई कीमत थी, ना उसके आंसू थे, ना उसका दिल था जो रोता भी था। पूरे दिन सुबह 5 बजे से उठकर वो घर के कामों में लगी रहती थी। उस घर में सबसे पहले अनीता ही उठती थी। देवरानी को तो जैसे घर का कुछ पता ही नहीं था। वो 7 बजे तक सोती थी और अनीता की हिम्मत नहीं होती। 5 बजते ही लता जी सुबह सुबह गालियाँ देकर उसे उठा ही देती थी। अरे महारानी, उठोगी या पलंग ही तोड़ती रहोगी, या सोती ही रहोगी, या घर में कोई काम भी होंगे। डर के मारे वो तुरंत ही उठकर बैठ जाती। फिर सुबह से शुरू होती है अनीता के दिन की दिनचर्या। सुबह झाड़ू पोछा, फिर सबके लिए चाय, नहाने के बाद सबके कपड़े धोना, फिर नाश्ता बनाना, बर्तन धोना। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। अगर दोपहर को सबको खिलाने पिलाने के बाद 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट जाती तो लता जी पीछे से 1000 गालियाँ देना शुरू कर देती थी। अनीता के पति रवि को भी कोई नौकरी नहीं थी। कभी नौकरी लग भी जाती तो 2-4 दिन, महीने तक चलती, फिर छूट जाती और वो फिर से घर बैठ जाता, जिसका कसूरवार अनीता को ही माना जाता था। लता जी चिल्लाती रहती थी कि पति के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए बार बार नौकरी छुड़वाकर घर बुला लेती है। इसके खर्चे तो उठाओ और इसके पति के भी उठाओ। दोनों को घर बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है। रवि को कभी सूखी रोटी पसंद नहीं थी, उन्हें हमेशा घी लगी रोटी ही चाहिए होती थी। और अनीता अपनी सास से छुपाकर रवि की रोटी पर घी लगा देती और कभी लता जी देख लेती तो अनीता के हाथ से डिब्बा छीन कर ले जाती और जाकर अलमारी में बंद कर देती। उस समय अनीता पर क्या बीतती वो बता नहीं सकती। उस घर में पूरा परिवार घी से चुपड़ी रोटी खाता था और बस अनीता और रवि वो दोनों ही थे जिन्हें घी वाली रोटी कभी नसीब नहीं होती थी। ऐसा सब होने के बाद अनीता रवि से लड़ पड़ती थी कि अगर आज आप नौकरी कर रहे होते तो कम से कम 2 वक्त की रोटी चैन से तो नसीब होती, और आज रवि के इस तरह बैठे रहने से उसकी ज़िंदगी भी नरक हो गई है। रोज़ ऐसे 2 रोटी खाकर 4 रोटियों की गालियाँ सुन सुनकर वो पागल हो गई थी। वो कहती थी, अब तो कम से कम हमारी हालत पर कुछ तरस खाओ, कहीं जाकर कुछ तो कमाओ। हम टूटी फूटी झोपड़ी में भी रह लेंगे, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन ऐसे सुख नहीं चाहिए। रवि अनीता की बातों पर चिढ़ जाता और सिर पीटने लगता था और बोलता, क्या करूं, कहाँ से लाऊं नौकरी, नहीं मिल रही, इतनी तो कोशिश कर ली, अब नहीं मिल रही है तो क्या करूं।
तो अनीता बोलती, तो लो ये सूखी रोटी खाओ, घी वाली रोटी खाने की आदत भी छोड़ दो। कहते हुए उसने गुस्से में खाने की थाली उसके आगे पटक दी और सासू माँ की सारी बात उसे बताई कि कैसे सासू माँ ने उसके हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया और ताले में बंद कर दिया। इतना सुनते ही रवि गुस्से में पापा के पास गया और बोला, पापा, माँ की अब इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे खाने के लिए घी नहीं देती, घी को ताले में रखती है। रवि को लगा कि पापा माँ को कुछ कहेंगे, लेकिन पापा की बातें सुनकर रवि अपना सर पकड़ लेता है। पापा कहते हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया है तूने जो तुझे घी खिलाया जाए? घी खाने के लिए तो मेहनत की ज़रूरत होती है और तू तो निकम्मा पूरे दिन यहाँ वहाँ काट देता है। तुझे घी की क्या ज़रूरत है? कहते हुए पापा भी वहाँ से चले गए। पापा की बातें सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सिर पकड़कर बैठा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह वो रोने लगता है। अनीता दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर सब कुछ देख सुन रही होती है। रवि का रोना देखकर अनीता का भी कलेजा फट गया। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन रवि नौकरी की तलाश में निकल गया। इस बार वो कहीं दूसरे शहर में जा रहा था। अनीता भगवान से दुआएं मांग रही थी, भगवान ऐसी नौकरी लगाना कि फिर ना छूटे। रवि के जाते ही अगले दिन अचानक अनीता को तेज बुखार हो गया। पूरा बदन कांप रहा था, आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही थी। दर्द से सर फटा जा रहा था। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, आज तो महारानी को उठाया ही नहीं। तो महारानी नहीं उठी। 5:30 बज गए हैं। अरे महारानी सोई है या मर गई? अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। कहते हुए सासू माँ अनीता के कमरे में आती है। उनकी तीखी बातों से अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल भी हिलने की ताकत नहीं बची थी अनीता के अंदर। पूरा शरीर कांप रहा था। मुंह से कराहने की आवाज़ भी आने लगी। सासू माँ उसके कमरे में आती है तो अनीता के ऊपर से रजाई खींचकर फेंक देती। एकदम अनीता कांप उठी थी और सासू माँ ने जाने क्या क्या बातें बोली। उसे ना जाने कौन कौन सी गालियाँ दिए जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जो बंद हुई तो सीधा अस्पताल के बेड पर ही खुली। उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। 2 दिन बाद अस्पताल से घर जाकर बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता आराम करने को मिला, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। इसके चलते देवरानी को खाना बनाना पड़ता था, लेकिन वो अनीता के लिए 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं आई। कोई खाना निकाल कर भी देने वाला नहीं था। सब जब लोग खाना खा लेते तो सासू माँ की आवाज़ आती, अरे महारानी तू भी खाना खा लेना। बस इतना ही ध्यान रखती थी वो अनीता का। चाहे इसके बाद फिर वो खाना खाए या ना खाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे 1 हफ्ता बीता था। 1 हफ्ते के बाद फिर सासू माँ चिल्लाने लगी, अरे महारानी क्या पूरी ज़िंदगी ही आराम करना है? 10 दिन से बैठी हो, अब हाथ पैर हिलाओगी, घर के काम का संभालोगी। सारा पैसा खा गई दवाई में। निकम्मा पति न जाने कहाँ भेज दिया। उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। अपने पति से दवाई के पैसे मांग कर दे देना, इतना तो कर सकता है ना वो नालायक। कम से कम अपनी पत्नी की दवाइयों के खर्चे तो उठा ही सकता है, बाकी तो हमारे पर ही पड़ा है। इतनी तीखी बातें। इससे तो अच्छा सासू माँ उसे जहर देकर मार ही देती। एक बार में उसकी कहानी ख़त्म हो जाती। ऐसे तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि वो अपने आप को मार डालती। बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सासू माँ के चिल्लाने पर काम करने के लिए वो उठ गई। लेकिन खड़े होते ही चक्कर से आने लगे। अनीता के कमरे में पूरा 1 हफ्ता हो गया था। किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाया था। सबसे पहले उसने झाड़ू उठाया और अपने कमरे की सफाई शुरू की, लेकिन सफाई करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार डॉक्टर घर बुलाया, क्योंकि सासू माँ का कहना था कि अस्पताल के खर्चे हम नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है।
इसको अच्छा खान पान के साथ आराम भी देना होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सासू माँ का पारा जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वो अनीता के कमरे में गई और अपने शब्दों के तीखे भांड उसके दिल में चुभोते हुए कहने लगी, अरे ओ कलंकिनी, तू कब तक हम पर ऐसे बोझ बनकर रहेगी? अब तो अच्छी खासी बीमारी पकड़कर बैठ गई है, तो हम तेरी सेवा करेंगे क्या? या तो जाकर किसी कुएं में डूब मर, या अपने निकम्मे पति को बुला ले और चली जाओ उसके साथ। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ना जाने कौन से जन्म के पाप थे जो तुम लोगों की शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनी सास की बातें सुनकर अनीता लगातार रो रही थी। उसे तकलीफ इस बात की थी कि इतनी बीमारी में भी सासू माँ उसे उल्टी सीधी बातें सुना रही थी। क्या उनके सीने में दिल नहीं है, या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उस औरत के अंदर? अरे इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे वो अपनी बहू के साथ कर रही है। तभी पीछे से रवि की आवाज़ आई, वो क्यों मरेगी माँ, मेरे रहते हुए? अनीता ने पलटकर देखा तो पति को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। चाहे जो भी हो, लेकिन एक यही तो था जो उसकी नाराज़गी, उसका गुस्सा, उसका प्यार सब कुछ सह लेता था। तभी रवि ने कहा, अनीता चलो, अब हम यहाँ इन दरिंदों के बीच में एक पल भी नहीं रह सकते। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन इस नरक से दूर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। अनीता ने एक पल की देरी किए बिना कपड़े पैक किए, और तो कुछ ढंग का उसके पास था नहीं। जो भी पति पत्नी के कुछ कपड़े थे वो ले लिए, और लेकर अनीता अपने पति के साथ वो घर परिवार, वो दुनिया छोड़कर अपनी एक नई दुनिया में चली गई, जहाँ उसे किसी की जली कटी सुनने को नहीं मिलेगी, किसी के ताने सुनने को तो नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ जैसे भी होगा चैन से तो रहेंगे, रूखी सूखी ही सही, कम से कम सुकून की रोटी तो खाएंगे। प्यार ना हो तो कितना ही सुख क्यों ना हो, कोई इंसान चैन से नहीं जी सकता। भले ही पैसा ना हो, लेकिन आपस में प्यार होना ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।